स्वागत है आपका आज तक पर। मॉर्निंग प्राइम टाइम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार के बाद बंगाल की तरफ बीजेपी की चुनावी गाड़ी दौड़ चली है, नेताओं ने ताकत झोंक दी है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था और हिंसा ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी राज्य अध्यक्ष पर हमले से लेकर हमले के बाद राज्यपाल तक को यह कहना पड़ा कि वो चुप नहीं रह सकते, तो वहीं सड़क पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। हमले को लेकर बीजेपी के शक के दायरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा, और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बोखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। वर्तमान में हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे तो टीएमसी कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई बीजेपी सांसद सौमित्र खान कर रहे थे। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए, लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। दरअसल कुछ दिन पहले हल्दिया में दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि वो अगले 6 महीने में सुधर जाएं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उस पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया था। आंकड़े गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थीं। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई थी। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। मारे गए कार्यकर्ता बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों से हैं। राज्य में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माई ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। क्या हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बंगाल में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद खान, आप समर्थक हैं टीएमसी के, राजनीतिक विश्लेषक भी। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला, सीपीआई सपोर्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत सबसे पहले तौसीफ खान मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बंगाल में जिस तरह की हिंसा की यह घटना आई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो जाता है, बड़ा सवाल ये कि बेशक इससे पहले भी इस तरह की हत्याएं होती रही हैं और सभी दलों के नेता उसमें शामिल थे, लेकिन अगर सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की, या लोगों को ऐसा संरक्षण देने की कि इस तरह की घटनाएं आगे सामने ना आए। देखिए, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है और राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। और ख़ास तौर पे जो नेता हैं और इस लेवल के नेता के वो बीजेपी के बंगाल चीफ हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ खिलवाड़ ना करें और उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। परसों ही एक और झड़प में तृणमूल वर्कर की मौत हो गई, 2 तृणमूल वर्कर भी घायल हो गए। इधर
बीजेपी के बंगाल चीफ को काला झंडा दिखाया गया और उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। इसको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं तृणमूल के, उन्होंने बयान दिया है कि इसमें तृणमूल के कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल वर्कर इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, दिलीप घोष जी जो है वो हर जगह जाते हैं और माहौल को खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका राजनीति ही वही है। उनका राजनीति, वो किस मुद्दे पे राजनीति लड़ रहे हैं। देखिए तौसीफ जी, मैंने अपने सवाल की शुरुआत ही इस बात से की थी कि जो पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं वहां पर, या जिस तरह की हिंसा की घटनाएं वहां पर दिखाई दी हैं, उसमें सभी दल के लोग उसका शिकार भी हुए हैं और उसमें शामिल भी रहे हैं। बड़ा सवाल सत्ता पक्ष से यह बनता है कि कम से कम एक लकीर ऐसी खींची जाए कि जहां से यह तय हो कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा राज्य में। राज्यपाल कह रहे हैं कि हम इस तरह से आंखें मूंद के नहीं रह सकते, इन घटनाओं को इस तरह से नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा। तो ये राज्यपाल जी उस वक्त कहां रहते हैं जब दिलीप घोष जी पब्लिक रैली में कहते हैं अपने बीजेपी वर्कर को कि जाओ पुलिस को मारो, तृणमूल के लड़के लोगों को मारो। अभी 4 दिन पहले बीजेपी के चीफ दिलीप घोष जी ने कहा कि हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, तुमको हॉस्पिटल भेज देंगे। तब ये राज्यपाल जी कहां रहते? ये राज्यपाल जी अपने पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बोलते कि तुम इस तरह का भड़काऊ भाषण, इस तरह का हिंसक भाषण मत दिया करो, लोगों को मत उकसाओ। ये जब बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता ऐसे मंच से इस तरह की बात कहते हैं तो वो हिंसा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो उनकी भाषण सुन करके ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर है के जो फॉलोअर्स हैं, जो छोटे ग्राउंड वर्कर हैं, उनको लगता है कि हमारे लीडर ने कह दिया है कि जाओ हाथ पैर तोड़ दो, हॉस्पिटल भेज दो, तो हम ये काम कर सकते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये गवर्नर जी उस वक्त क्यों खामोश हो जाते हैं? बंगाल के जो राज्यपाल है वो क्यों खामोश हो जाते हैं? ठीक है तौसीफ जी, आपकी बात सुनी। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी चर्चा में आइए। देखिए, जिस तरह से बंगाल बीजेपी के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार वहां निगाहें टिकाए बैठी है कि उस किले को भेदना है जो अभी तक अभेद्य रहा है आपके लिए। और ऐसे में दिलीप घोष के ऊपर जो आरोप इस वक्त तौसीफ लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, ये एक एक्शन का रिएक्शन वहां दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ये सुनिश्चित करना होगा कि आग में घी ना डाला जाए। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के 115 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो बंगाल के नागरिक नहीं है क्या? और बंगाल के नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का नहीं है क्या? और जब आपका संवैधानिक दायित्व है नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की, दिलीप घोष जी का अगर कोई बयान आपत्तिजनक है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने से किसने रोक रखा ममता बनर्जी को? आप अगर एक तरफ से जो है आप हिंसक हत्याएं करेंगे, बर्बर हत्याएं करेंगे, क्रूरतापूर्वक हत्याएं करेंगे, हमारे विधायक की हत्या कर देंगे, हमारे पार्षद की हत्या कर देंगे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता की हत्या कर देंगे, कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में लड़ रहा होगा उसके परिवार के साथ बलात्कार कर देंगे, उसके बाद उस पर अगर किसी ने वाचिक हिंसा की बात कर दी तो वाचिक हिंसा वाला दोषी है, लेकिन जिसने वास्तविक हिंसा की है, जिसने निर्मम हत्याएं की है, उनको ममता बनर्जी अपराधियों को बचाएंगी। और ये कह रहे हैं अलीपुर द्वार में कि हमारे जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो जिला अध्यक्ष इनका जो है वो पुलिस का जांचकर्ता भी हो गया, वो जज भी हो गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था है? किस प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है? ये इसी तरह चलेगा। और इसके बाद जो है उफ भी नहीं की जाए, आप हत्याएं दर हत्याएं करते चले जाएं और आपके विरुद्ध राजनीतिक तौर पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया जाए। इस तरह की तानाशाही चल रही है। हिटलर भी फेल हो गया है, ये हिटलर दीदी है। हिटलर दीदी ने इस तरह से जो है राज चला रखा है। आप अभी जो परसों की घटना बता रहे हैं, परसों की घटना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की हत्या कर दी क्योंकि नृशंसता उनके मुंह में जो है वो खून लग गया है, वो हत्यारे हो गए। आपके कार्यकर्ताओं को बर्बर हत्यारे और नृशंसता पर आमादा होने का आपने अवसर क्यों दिया? ठीक है तौसीफ जी इस पर जवाब देंगे। अपराध किसका है? ठीक है तौसीफ जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन सिद्धेश्वर शुक्ला जी, बड़ा सवाल ये, चुनाव तो अगले साल है और एक जो मुख्य लड़ाई इस वक्त राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में, और चुनावी हिंसा का जो वहां पर इतिहास रहा है, कहां पर जाकर ये बलि रुकेंगी? चुनाव तो अगले साल है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की यहां पर जमीन तैयार हो रही है, ये बहुत आदर्श स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक एकेडमिशियन के नाते मैं बिहार और बंगाल के चुनाव को और उसकी परिस्थितियों को फॉलो करता रहा हूं।
और दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के नाते इन चीजों पे हमने विस्तार से कई सारे अध्ययन भी किए हैं। मैं बुनियादी तौर पे सीपीएम का समर्थक हूं। चीजों को स्पष्ट करने के लिए बोल दूं कि वहां पर जिस तरह का पॉलिटिक्स और काउंटर पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो किसी न किसी रूप में बंगाल में हिंसा को ही प्रोत्साहित करेगा। जिस तरह के बयानात राजनीतिक नेताओं के द्वारा वहां पे दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे बंगाल के अंदर हिंसा का माहौल पैदा हो। दरअसल ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि बंगाल के अंदर नीचे गांवों में जिस तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिस तरह की असमानता है, जिस तरह का भेदभाव है, वो तमाम चीजें इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेवार भी हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर एक बेहतर विकल्प जो डेमोक्रेटिक हो, जो आर्थिक सवालों पे, बंगाल के मुद्दों पे जो संघर्ष करने की ताकत और क्षमता रखता हो, उस तरह के लोगों को एक बेहतर और डिसेंट पॉलिटिक्स को वहां एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और उसके बगैर बंगाल में हिंसा को रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। आप पिछले एक साल के बीजेपी के नेताओं के भाषण सुन लीजिए या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुन लीजिए, आप उसकी पॉलिटिकल कंटेंट उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई जेन्युइन सवाल नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को मारो काटो की राजनीति वहां पे स्थापित करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और देखिए जब आप ये बात कर रहे हैं शुक्ला जी, उसी वक्त हम यहाँ पर वो मुद्दे भी दिखा रहे हैं जो बंगाल चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम साबित होने वाले हैं। लेकिन संगीत रागी जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर शुक्ला साहब ने किया कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनकी कमी दिखाई देती है सतह पर, लेकिन ऐसी बयानबाजियों की वजह से वहां पर हिंसा की घटनाएं चरम पर पहुंच रही है। इसी साल 13 लोगों की मौत हुई है हिंसा में, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हैं। क्यों हो रही है ये हिंसाएं? राजनीतिक संरक्षण इसके लिए कितना जिम्मेदार है? देखिए, राजनीतिक हिंसा, देखिए दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में झगड़े तो हर राज्यों में होते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक तौर पे अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानना और उसका कत्लेआम करना, ये भारतीय वामपंथ नहीं, पूरे वामपंथ आंदोलन के चरित्र का हिस्सा रहा है। ये चाइना के अंदर भी था, ये लाखों लोगों को चाइना के अंदर कत्लेआम कर दिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन के तरह। स्टालिन के जमाने में अपने लोगों को मारा जाता था। आप देखेंगे कि केरला की संस्कृति में जहां जहां वामपंथ है, जहां जहां वामपंथ का गढ़ रहा है, वहां पर इस प्रकार की हत्याएं, उनकी नृशंस हत्याएं। एक सेन ब्रदर्स को याद कीजिए कि 2 भाइयों को मार करके उसकी मां को उसके अपने बच्चे का खून पिलाने का ये दर्दनाक काम इसी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था और इन्हीं वामपंथियों ने किया था। और तब वो देखिए वहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में असमानता, आर्थिक असमानता के प्रश्न को 37 साल तो पश्चिम बंगाल में वामपंथ की सरकार रही थी। अभी तो जिन लोगों की मौत हुई है उसमें तो सभी दलों के नेता सभी दलों के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं ना। जो मैंने 13 का आंकड़ा बताया, उसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं। और जहां तक बात आ रही है संरक्षण की, वो हर तरफ दिखाई देता है। और यही जो स्थिति है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आदर्श स्थिति नहीं है। कम से कम बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए इसे बिल्कुल बेहतर नहीं कहा जा सकता, और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। यहीं से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्किन का रूखापन दूर, निखार भरपूर। साल बाद भी ऐसी शान बर्जर लॉन्ग लाइफ में, जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल, बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन, और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पे। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट तैयार हो अंदर से? तुम सारी लाइन से याद है सर। अरे यार, फिर की कुकू शी शी शू शू। सर वो
ठंड थोड़ी ज्यादा है ना? ठंड ज्यादा हो या कम, अंदर पहनो लक्स इन्फर्नो हरदम। एक्शन! लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छू मंतर। क्या आप भी विराट की तरह रिलैक्स रहना चाहते हैं? तो ले आइए स्पेशल फिल्टर वाला ब्लू स्टार एसी, जो अपने द्वारा गुजरने वाली हवा में मौजूद माइक्रोब्स और वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। मैं क्रैश टेस्ट डमी हूँ, डमी नहीं, जान मुझे भी प्यारी है यार। सीएट सिक्योरा ड्राइव, बात सेफ्टी की। डोंट बी अ डमी, स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। बीजेपी को बंगाल जीतना इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि उसके प्रमुख विचारकों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं के थे और बीजेपी वर्षों से बंगाल में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये मौका पिछले कुछ वर्षों में ही मिला है। बिहार जीतने के बाद बीजेपी की पूरी ताकत अब बंगाल के लिए होगी। अगले साल अप्रैल मई में वहां विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिहार के नतीजों से पहले ही अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गए थे और इस दौरे से बीजेपी ने बंगाल चुनाव के अपने गेम प्लान को रीएक्टिव किया था। बीजेपी की रणनीति में सबसे ऊपर बंगाल का आदिवासी इलाका है। अमित शाह के बांकुरा दौरे से विधानसभा की 126 सीटों पर फोकस किया। आदिवासी इलाकों में जिन जगहों पर बीजेपी चुकी थी, वहां के लिए तैयारी की। देश भर में उनके प्रति प्यार और लोगों का समर्थन मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहेगा। ना पश्चिम बंगाल के लोग हिंसा से डरेंगे, ना ममता सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे और हिंसा का स्थान लोकतंत्र में नहीं है। आदिवासी इलाकों के बाद बीजेपी की रणनीति में दक्षिण और मध्य बंगाल है। ये वो इलाका है जहां ममता बनर्जी के सामने बीजेपी बहुत कमजोर है। दीदी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस इलाके में भी प्लान बनाया है। कोलकाता में अमित शाह के दौरे से 80 विधानसभा सीटों पर फोकस किया गया। शाह ने मथुआ समुदाय के कार्यकर्ता के घर पर लंच भी किया। इस मथुआ समुदाय की 70 लाख आबादी है। इनका 6 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है। यानी ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ममता के उन साथियों पर भी बीजेपी की नजर रही है जो ममता बनर्जी से बगावत के मूड में हैं और अपनी अलग रैलियां कर रहे हैं। इनमें अब एक बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जो परिवहन मंत्री हैं और बंगाल में ममता के बाद दूसरे लोकप्रिय नेता हैं। अटकलें हैं कि चुनाव से पहले शुभेंदु ममता को झटका दे सकते हैं। ममता बनर्जी की परेशानियों में ही बीजेपी का फायदा है। ममता की एक और परेशानी ओवैसी बन सकते हैं, जिन्होंने बंगाल चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। हम आ रहे बंगाल को आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा। क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। बिहार में ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और 10 से 12 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। बंगाल की निर्णायक मुस्लिम सीटों पर अगर बिहार की तरह ओवैसी का कार्ड चला तो ममता की परेशानियां बढ़ेंगी। असदुद्दीन ओवैसी का इसे तो अच्छा आदमी है, अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, हमारे साथ बहुत दिन लोकसभा में है, लेकिन उसका नाम ही है वोट कटुआ। वो अमित शाह का राइट हैंड है और अमित शाह का ओर से वो वोट काटते हैं विरोधियों का। असदुद्दीन का जो प्रभाव है किशनगंज वगैरह इलाका में दिखा है, वो उर्दू भाषी मुसलमानों में है। बंगाल में उर्दू भाषी मुसलमान केवल 10% है, तो खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लड़ सकता है, शायद उसको पास पैसा है, लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ खास फल नहीं है। ममता बनर्जी की मुसीबतों के बीच बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और बिहार की जीत निश्चित तौर पर बीजेपी का मनोबल बढ़ा रही है कि 6 महीने के अंदर होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी से बंगाल छीना जा सकता है। आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी के लिए उनके मंत्री भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दिलीप घोष के हाथ पैर तोड़ देने जैसे बयान पर टीएमसी के नेता
नाराज हैं। देखिए नए पुराने बयान जिससे बंगाल में सियासी शोर है। এখন আমরা খুন খারাপিটাকে পার করে দিয়েছি, কিন্তু ওখানে একটা বোম বন্দুকের আওয়াজ নেই, লাঠি চলেনি, ইট চলেনি। এই হচ্ছে বিজেপির রাজত্ব। জঙ্গল রাজ থেকে আজকে গণতন্ত্রের রাজত্ব এনেছি আমরা, পশ্চিমবঙ্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাইছি, তাই লড়াই করছি। তাই আমি আপনাদের এখানে ঘোষণা করছি, আগামী বিধানসভা ভোট দিদির পুলিশ দিয়ে হবে না, দাদার পুলিশ দিয়ে হবে। দিদির যে ভাইরা উৎপাত করেন, এখনো অভ্যাস ঠিক করেননি, মারপিট করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। পাগল লোক ছাগল লোক কখন কি বলে জানে না, ভাষা জ্ঞান ঠিক না করলে এই অবস্থাই হবে। সবসময় মানুষকে আজে বাজে ভাষা বললে মানুষ মেনে নেবে? মানুষ মেনে নেবে না। কে রয়েছে না রয়েছে পরে হবে, ও ভাষা জ্ঞানকে ঠিক করুক। মানুষেও যেমন গাড়ি ভাঙচুর করছে, দুদিন পর ছাগলে করবে, কুকুরে করবে, বিড়ালে করবে, সবাই করবে। तो बीजेपी बंगाल में अपने विजय रथ का सियासी परचम लहराना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद है ममता बनर्जी और जिस तरह की सियासी टक्कर बंगाल की जमीन में इस वक्त दिखाई देती है, परिस्थितियां विकट हैं। प्रेम शुक्ला जी, बिहार में जीत दर्ज की एनडीए ने, लेकिन जितने करीबी अंतर से ये जीत दर्ज हुई, तेजस्वी यादव ने पसीने छुड़ा दिए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में बंगाल में तो आपके विरोध में विपक्ष की सबसे मजबूत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जुझारू नेता है। क्या इतना आसान होगा ममता बनर्जी का घर ढहाना? देखिए, बिहार में 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जिस तरह प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण बिहार में चौथी बार एनडीए की सरकार बन रही है, वैसे में बंगाल में तो एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, जनाक्रोश उनके खिलाफ है। जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है वहां, अम्फन जैसे तूफान में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, सरकारी स्कीम्स में भी जिस तरह से लूट मचाई गई है, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो है हिंसक और बर्बर गतिविधियां की हैं, ऐसे में वहां पर आप देखिए लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, 41% मत क्या संकेत दे रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से बंगाल के गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, जिस तरह बंगाल की 32 ऐसी योजनाएं हैं जो बंगाल के गरीबों के लिए है, लेकिन ममता बनर्जी उन गरीबों को उन योजनाओं से वंचित कर रही हैं। ऐसे में वहां का जो वंचित वर्ग है वो सिंचित होने के लिए, वहां का जो पीड़ित वर्ग है वो पीड़ा मुक्त होने के लिए, वहां जो हिंसा का शिकार वर्ग है वो हिंसा से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बंगाल में सत्ता की चाबी सौंपेगा, ताकि बंगाल में जो अभी आपके सिद्धेश्वर शुक्ला जी ने कहा कि वहां आर्थिक वैषम्य है, वहां के आर्थिक वैषम्य को दूर करने के लिए, वहां के सामाजिक संतरास को दूर करने के लिए, वहां की हिंसक गतिविधियों को खत्म करने के लिए, बंगाल को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए स्वाभाविक तौर पर एकमेव विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि एकमात्र विकल्प अब बंगाल में बीजेपी है, लेकिन तौसीफ जी देखिए बड़ी बात यहां से एक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 18 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में, और वोट प्रतिशत के लिहाज से भी कहें तो ये बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ममता बनर्जी जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप उनके ऊपर लगातार लगता रहा है, जमीन पर ये फैक्टर्स कितना काम करेंगे, ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। देखिए, नैरेटिव सेट करने में सक्षम रहे हैं, ये बात तो सही है। खुद गृह मंत्री ने बोला है कि उनकी ट्रोल आर्मी इतनी बड़ी है कि वो हर बात को, हर खबर को, चाहे वो सच हो या झूठ, उसको वायरल कर सकते हैं। और क्यों ना कर सके, आज भारत में सबसे रईस पार्टी है बीजेपी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत पिछले 2 साल में बीजेपी को 915 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जो कि 94%, 94% पॉलिटिकल डोनेशन जो दिए जाते हैं सारे पार्टी में, उनका 94% पॉलिटिकल डोनेशन दिया गया है बीजेपी को। तो ये तो अपना प्रोपेगेंडा सेट कर देते हैं, अपना नैरेटिव सेट कर देते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि इन्हें वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, आपका वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है 2019 में, लेकिन ये जन आक्रोश तृणमूल के खिलाफ या एंटी इनकम्बेंसी कैसे है? क्योंकि तृणमूल का भी तो वोट शेयर बढ़ा,
40% से उठ करके लगभग 44% आ गया 2019 की इलेक्शन में। 3.5% के लगभग वोट शेयर बढ़ा है तृणमूल का। सीट भले ही घटे, सीट घटने का ये कारण हो गया, बीजेपी को 18 सीट मिलने का कारण ये हो गया कि सीपीएम का जो वोट था वो बीजेपी को पड़ गया, कांग्रेस का जो वोट था वो बीजेपी को पड़ गया। तो वो उन लोगों को जो सीट जीतना चाहिए था वो सीट बीजेपी जीत गई। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि तृणमूल में कहीं पे कमी रह गई। तृणमूल का तो 3 जिले तो बंगाल में ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% है। ठीक है, सवाल यहां से ये, जब ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो भी अब बंगाल में उतरने वाले हैं, बिहार में उन्होंने क्या कहा ये तो आप आंकड़े देख रहे हैं, 5 सीटें जीती हैं सीमांचल में। अब अगर ओवैसी उतर रहे हैं मैदान में तो नुकसान किसका होगा? सीधे सीधे ममता बनर्जी के वोट बैंक का होगा। इस चुनौती को परख रहे हैं आप? हाँ, तो जी हाँ, ये चुनौती दिख रही है। ये सच्चाई है जो उनको वोट मिल रही है बिहार में। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सिर्फ तृणमूल पे प्रहार करती है, बीजेपी ये एमआईएम पे प्रहार क्यों नहीं करती? दूसरा सवाल ये उठता है कि एमआईएम अगर खुद को सेक्युलर फोर्सेस कहते हैं तो उन्होंने महागठबंधन के साथ में अलायंस क्यों नहीं किया बिहार में? और अगर बंगाल में भी अगर उनको एक सेक्युलर फोर्सेस के साथ खड़ा रहना है तो वो सेक्युलर फोर्सेस के साथ में गठबंधन करें। अगर उनको वोट कटुआ पार्टी के इल्जाम से बचना है तो वो ऐसा कुछ करें, क्योंकि जनता आखिरकार जनता इसका डिसाइड करेगी। जनता में आपने देखा होगा रिएक्शन आया है, जो लोग एमआईएम के खिलाफ भी बातें उठी हैं और एमआईएम के सपोर्ट में भी बातें उठी हैं। इस छवि से, इस परसेप्शन से तौसीफ जी कैसे बचेंगे आप कि वही ममता बनर्जी जो सिंगूर, नंदीग्राम जैसे मुद्दों पर इतने जबरदस्त तरीके से हावी थी कि उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका, सत्ता में आई, बंगाल में घर घर तक पहुंची, उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा, मां माटी मानुष जैसा नारा उन्होंने कॉइन किया। लेकिन आज देखिए 10 साल बाद तस्वीर क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप उन्हीं ममता बनर्जी के ऊपर लग रहा है। उन्हीं के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो अब उस तरह से गरीब के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती हैं जो तस्वीर 2009 में थी। शायद राजनीति में साख और छवि बहुत मायने रखती है। तौसीफ जी, गरीबों के साथ देखिए, गरीबों के साथ तो वो खड़ी है ही, और लोगों में इसका बेनिफिट भी मिला है ममता बनर्जी के प्रोग्राम का। वरना किसान को लेकर के कृषि प्लान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुरस्कार नहीं देती, बंगाल गवर्नमेंट को मुसलसल पिछले 4-5 सालों में आप देखिए रिकॉर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र की योजनाएं बंगाल में लागू करने से, बंगाल किसान निधि योजना लागू करने से उन्हें डर क्यों लगता है? अगर वो किसान के हित में है तो? प्रोग्राम नहीं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, जेपी नड्डा ने तो आपके गढ़ में आकर बोला कि आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही है, कि किसान निधि योजना लागू नहीं कर रही है। क्यों डर लग रहा है केंद्र की योजनाएं लागू करने से जो गरीबों को हित पहुंचा सकती हैं? नहीं, ये देखिए, ये बीजेपी का एक नैरेटिव है कि केंद्र की योजना लागू नहीं कर रही। केंद्र वहां से जीएसटी का पैसा लेकर के बैठी हुई बंगाल सरकार को नहीं देती, अम्फन को जो लेकर के प्रॉमिस किया वो पैसा नहीं देती, जो बकाया निकलता है स्टेट गवर्नमेंट। तौसीफ जी, सवाल मेरा आपसे ये है, आयुष्मान योजना, किसान निधि योजना, जो केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों को फायदा पहुंचाएंगी, वो योजनाएं ममता बनर्जी क्यों लागू नहीं करती हैं? उनसे क्या दिक्कत है? अगर गरीब को फायदा हो जाएगा तो परेशानी है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी की अपनी योजना है, कृषि योजना, अपनी वो कन्याश्री योजना, कितने साइकिल दिया गया है गांव गांव में, कितनी लड़कियां जिनको सबज साथी, उनको कितना फायदा हुआ है, चुना गया है ना? उसको कीजिए। इसके राज्य सरकार को जो काम करना है उसी के लिए तो उनको मुख्यमंत्री चुना गया है ना? नहीं, उसके लिए उनको मुख्यमंत्री चुना गया है, इसीलिए वो सत्ता में है। लेकिन केंद्र के साथ जो एक समन्वय होना चाहिए, केंद्र के साथ जो एक तालमेल होना चाहिए, उसमें क्यों परेशानी होती है ममता बनर्जी को? तो केंद्र चाहती है ममता बनर्जी को कि तुम हट जाओ, अब हम अपना चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे। ऐसा होता है। जनता ने चुना चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। केंद्र को चाहिए कि वो फेयर तरीके से इलेक्शन लड़े। वो अनफेयर तरीके से इलेक्शन लड़ करके, धांधली करके, झूठ फैला करके, प्रोपेगेंडा फैला के, नफरत फैला करके, धर्म की राजनीति करके सत्ता में बसाना चाहती है। ये कोई तरीका हुआ? डेमोक्रेसी कहा गया? आप फेयर तरीके से, जिस तरीके से पॉलिटिकल संग्राम किया था, पॉलिटिकल मुद्दे पे लड़ाई लीजिए। ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल मुद्दे पे, मां माटी मानुष के मुद्दे पे लड़ाई किया था। उनको वोट मिला था मां माटी मानुष पे। पॉलिटिकल संग्राम हुआ था संगूर को लेकर के, वहां पे लोगों को जमीन छीन रही थी वामपंथी की सरकार, वो कानून के गैर कानूनी तरीके से उस पे संग्राम किया। पॉलिटिकल मूवमेंट चला कर, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा तौसीफ जी। संगीत रागी जी, जो बीजेपी
बिहार के नतीजों से इस वक्त बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है और बंगाल उनकी नजर में अब आगे है। पर सवाल यह कि बंगाल की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वहां विपक्ष में ममता बनर्जी जैसा नेता उनके सामने है, जबकि बिहार की लड़ाई को कंपैरेटिवली थोड़ा आसान उस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि वहां पर बीजेपी डिफेंडिंग चैंपियन थी, सरकार बचानी थी। सवाल यह कि बीजेपी के लिए बंगाल में क्या चुनौतियां हैं, वहां की सियासी जमीन क्या कहती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ममता बनर्जी यदि सत्ता में हैं तो इस कारण से हैं कि अवैध रूप से बांग्लादेश के नागरिक जो भारत के अंदर आकर के बस गए हैं, ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों के द्वारा बनाई गई सरकार है। पश्चिम बंगाल के जो मूल नागरिक हैं उनके द्वारा बनाई गई ये सरकार नहीं है, ये बांग्लादेशियों के सहारे बनाई गई सरकार है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये बार बार ये बात कही जाती है कि जो राजनीतिक हिंसा है, राजनीतिक हिंसा सीपीएम के द्वारा शुरू की गई थी, ममता बनर्जी ने उसे आगे बढ़ाया है। उस संस्कृति को आगे इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वो गवर्नेंस के बेसिस पर कोई ऐसा मॉडल खड़ा कर दें जिसके आधार पर जनता उनको बार बार चुन करके लाए, ऐसा नहीं है। सीपीएम ने भी ये तो यही किया था। सीपीएम कोई गवर्नेंस के बेसिस पर नहीं 37 साल तक राज किया, उसने डोमिनेंस का सहारा लिया। आपको लोग गांव के गांव लोग वोट करने नहीं जाया करते थे। आपने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव में 26,000 लोग जो है वो भाग करके और झारखंड के अंदर आकर के अपनी जान बचाने के लिए भागे। वो चुने हुए प्रतिनिधि जान बचाने के लिए जहां पर भाग खड़े हों। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बहुत बड़ा टक्कर मिलेगा। इसलिए टक्कर मिलेगा, इसके कई कारण हैं। एक तो कि गांव और जो उनका जो कोविड का जो सिनेरियो है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कोविड पर जिन्होंने जिस मिसमैनेजमेंट किया है, वो एक बहुत बड़ा कारण होगा। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण होगा, मुर्शिदाबाद, मालदा, दुर्गा पूजा, एक प्रकार से ये एक परसेप्शन चला गया है। ये शहरी वोटों तक पहले था सीमित, जो अब गांव के परिदृश्य में भी लागू हो गया है कि ममता सरकार जो है वो मुसलमानों की सरकार बनकर के रह गई है। मुसलमानों को वजीफा दो, इमामों को बड़ी बात है जो संगीत रागी जी यहाँ पर कह रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में अपनी सरकार बना ली। बीजेपी इधर बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीच में बचा बंगाल, जहां अपना झंडा फहराने की उसकी तमन्ना है, लेकिन वहां आज भी ममता बनर्जी का व्यापक असर है। ऐसे में दोनों पार्टियों की ये जंग तीखी होती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उसने बीजेपी की ताकत को 303 बना दिया। पूरी 303 सीट। इसमें अहम भूमिका पश्चिम बंगाल ने भी निभाई, जहां बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी। जो खुलेआम बूथ लूटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उनको यहां की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जीत ने बीजेपी के हौसले को बुलंदी दी। इसको समझने के लिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती हैसियत को देखिए। पश्चिम बंगाल के 2001 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और वोट मिले थे 5.19%। 2006 के चुनाव में भी खाता नहीं खुला और वोट मिले 1.93%। 2011 में भी खाता नहीं खुला, लेकिन वोट बढ़कर 4.06% हो गए। लेकिन 2016 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला, 3 सीटें मिली और वोट भी दहाई का आंकड़ा पार कर गया, 10.16%। इसी साए में लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुला, लेकिन वोट मिले 8.06%। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तो खुला जब 1 सीट मिली, लेकिन वोट गिरकर 6.14% हो गए। 2014 में सीट मिली 2
और वोट मिले 17.02%, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिल गईं और वोट मिल गए 40.64%। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इसी जीत ने बीजेपी में उम्मीदों की नई जान फूंक दी है। इसीलिए वो इस विधानसभा चुनाव में 2/3 जीत का दावा कर रही है। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं है। इस बात को बीजेपी भी अच्छे से जानती है। इस साल ही देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर बंगाल गए थे। उसके बाद 22 मई को अम्फान चक्रवर्ती तूफान आने के बाद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ थी। वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को बंगाल का दौरा किया था। इसके बाद 4 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। अब बिहार विजय के बाद बीजेपी ने बंगाल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो जवाब टीएमसी भी दे रही है। अमित शाह का गलत हिसाब है, ये उनको होम मिनिस्टर होके नहीं देना चाहिए। हम तो चाहते हैं वो एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे, वो दिखाए कि पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार कहाँ किसको हत्या हुआ है, तब हम उसको जवाब देंगे एक एक करके। ऐसा ही कोई फिगर बोल देने से वो साबित कुछ नहीं होता। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है कि लोकसभा में शानदार जीत से विधानसभा जीतने की आशा बढ़ गई है। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में सरकार बनाने के बाद बंगाल पर उसकी नजर है। बंगाल बीजेपी के लिए भावनात्मक लिहाज से भी अहम है, क्योंकि उसके एक आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी एक तरफ आदिवासी इलाकों पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ पिछले काफी समय से आरएसएस की सक्रियता भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का पक्ष ये है कि बीजेपी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी बंगाल में बाहरी लोगों का दखल बढ़ा रही है। बंगाल में जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। टीएमसी हिंदू या हिंदी विरोधी नहीं है। इसके पीछे टीएमसी ये तर्क देती है कि ममता ने पुजारियों के लिए मासिक भत्ता और मकान देने का ऐलान किया। हिंदी भाषी लोगों को रिझाने के लिए दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में हिंदी सेल बनाया। इस कोरोना काल में 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार अनुदान देने का ऐलान किया। साथ ही पूजा समितियों को बिजली बिल से लेकर टैक्स तक में राहत देने का ऐलान हुआ। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं, इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। सर, गवर्नर भी बहुत सब चिंतित है इस विषय को लेकर। रूल ऑफ लॉ का बात कहा गया है आज गवर्नर नहीं, पूरा देश में से सारा राष्ट्रीय चैनल्स में सब जगह में चर्चा हो रही इसकी कि एक प्रदेश के अध्यक्ष है और एमपी है, उसका भी कोई सुरक्षा नहीं है। सारे हम रास्ता में कोई ईटा पत्थर मार के गाड़ी तोड़ देगा। सियासी पासा फेंका जा चुका है। अब देखते रहिए कि बंगाल के चुनाव के बिसात पर कौन शह पाता है और कौन मात। कोलकाता में मनुज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए अब यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम রাজনৈতিক হিংসা করতে हैं। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाने भी जा रहे हैं। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती।